Well, the very much anticipated West Bengal 2026 elections is just around the corner. The first phase will be starting day after tomorrow. A very major big battle that will be taking place between the BJP, the TMC, and there are some other parties itself. But again, the major parties would be the Bharatiya Janata Party and the Trinamool Congress fighting head to head for the very assembly elections. We are on ground zero. NewsX is on ground zero, covering the West Bengal elections. From our camera, you have seen the biggest faces. From BJP, you saw Shubhendu Adhikari. We spoke to Shubhendu Adhikari, Shukanto Majumdar, Shantanu Thakur, all these BJP leaders that we spoke to. From TMC, we spoke to Babul Supriyo, Shashi Panja, and maybe many other leaders from the Trinamool Congress. So clearly, and also the pulse is what is the most important, because again, this is a litmus test for the public. The voters are the one that are of utmost importance. We are talking to the people, we will be talking to the people, and this show is also about the people, the democratic right, the fundamental right that is going to make the major difference in the state of West Bengal where we are. Now we are joined by some people. What the most important fact is the fact we are here at the very Chaurangi seat, which is a major seat. From here, the BJP side, Santosh Pathak is fighting here. And then from the TMC, there is Nana Pondopadhyay here. So clearly a major tussle there. And another history of Santosh Pathak, he was in the Congress, then he shifted to BJP, he got a ticket from BJP, and also he's campaigning here. And the first phase will be starting day after tomorrow. We are joined by a few people. We will be talking to them to understand what the pulse is, what they are feeling, and what are the issues that they are going to focus at this very seat. And not just this very seat, but the entire Bengal seat itself. Sir, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह। चंद्र जी, मेरा पहला सवाल, इस सीट आप यहीं के वोटर हो, आप यहीं रहते हो? हम यहीं के वोटर हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल यही होगा, क्या दिक्कत है ये अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है जो ठीक नहीं हो पाया है, या जो ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ रहते हो? क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? यहाँ का प्रॉब्लम पूछ रहे हैं ना कि पूरा वेस्ट बंगाल का बोल रहे हैं? यहाँ का बताइए, फिर वेस्ट बंगाल में भी यहाँ का प्रॉब्लम क्या बताएंगे? पूरा वेस्ट बंगाल का बोलिए तो हम कुछ बोल पाएंगे आपको। हमारा जो है कि जो हम लोग का बॉर्डर कितना किलोमीटर तक बंद नहीं हुआ है। वो पिछला सरकार चाहता तो कर पाता, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो आने के बाद तो देखिए, देश का सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, तो वो एक ठो बात है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम सबसे मस्ट है, क्योंकि देखिए कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, तो लॉ एंड ऑर्डर तो मतलब हर स्टेट के लिए मस्ट है। यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक नहीं है। और अगर औरतों की बात करें, औरतों सुरक्षा की बात करें, विमेन सेफ्टी की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट, क्या यहाँ औरतें या विमेन सेफ है? अगर मैं नहीं है, सेफ नहीं है। अरे वोट में देखिए ना, आदमी मीडिया के सामने बोलने से डरता है। आदमी डरता है, औरत को बात छोड़िए ना, इंसान डरता है मीडिया के सामने आके बोलने से कि अपोजिशन पार्टी सुन लेगा तो फिर बाद में मेरा क्या होगा। दिक्कतें काफी ज्यादा है अगर बंगाल। और इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज आना चाहिए, बीजेपी आएगा तो ही कर पाएगा। कारण है कि 35 बरस तो बाम को देखे, 15 बरस से दीदी भी है और इंटरेस्टेड थी भी नहीं। हमारा ख्याल है कि बीजेपी आएगा तो उस पर ध्यान देगा और आदमी को काम मिलना शुरू होगा, फैक्ट्री चालू करवाएगा। हमारा यही आशा है। मैं आपके पास फिर आता हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव लोचन है। राजीव जी, एसआईआर की अगर बात करें, एसआईआर का इम्पैक्ट कितना रहा है? क्या एसआईआर से कुछ बदलेगा इलेक्शन में? एसआईआर से चीज़ें बेहतर होगी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, एसआईआर तो कोई आज पहली बार और ऐसी तो बात नहीं है। एसआईआर ये एक प्रक्रिया है जो समय समय पे होती आई है, और एसआईआर करने का मुख्य उद्देश्य होता है जो वोटर लिस्ट में जो त्रुटि होती है, जो खामियां होती है, जो ड्रॉबैक होती है, उसको दूर करना होता है। तो एसआईआर तो ये लाजमी होती आई है और ज़रूरत भी है। कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई वोट कटा है एसआईआर के? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर लोग का जो लोग चले गए, यहाँ पे नहीं है, डेड है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अनेक लोग का वोटर जो मतलब यहाँ के अब नहीं रह पा गए वोटर, उनका कटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो होना चाहिए ये तो। मतलब आपके हिसाब से एसआईआर होना चाहिए? होना चाहिए ऑब्वियसली। ये तो मतलब
पहले भी हुआ है, आज हो रहा है, बाद में भी होगा। अच्छा, जैसे अभी टीएमसी गवर्नमेंट ये बता रही है कि अगर बीजेपी या भाजपा सरकार बनाती है या पावर में आती है तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो बंगाली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मच्छी भात खाना, मांस भात खाना या मांस भात खाना, वो बंद हो जाएगा। मुद्दे नहीं है उनके पास, मुद्दे तो है नहीं। अभी ये बताइए, कोई मुद्दा है? ऐसा हो सकता है? पूरे देश में कहीं भी जो लोग जो चीज़ खाना चाहते हैं वो हर जगह मिलता है। आप साउथ में चले जाइए, इंडियन फूड नहीं मिलता है, वहाँ मछलियाँ नहीं मिलती। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। नॉन इशू जिसको बोलते हैं ना, नॉन इशू, ये नॉन इशू है। जब आपके पास में मेन इशू नहीं रह जाती है तो ये लोगों को मतलब क्या बोले, भ्रांतियाँ फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए नॉन इशू पे आते हैं लोग। क्योंकि हर डेवलपमेंट फैक्टर, विमेन सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल्स, एजुकेशनल, हर सेक्टर पर चूंकि ममता बनर्जी फेल हो चुकी है तो लोगों को मतलब बाइस कर रही है कि ये मतलब ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। मेरी इच्छा मैं क्या खाऊंगा, कोई मुझे थोप नहीं सकता है, मेरा जो इच्छा मैं खाऊंगा, ये तो मतलब कहने की बात ही नहीं है। ये कह के लोग को मेन इशू से भटका के लोग को केवल भ्रांति कहते हुए जान चुकी है ममता बनर्जी कि इस बार मेरा अवस्था बहुत खराब है, तो किस तरह से लोग को गुमराह करके वोट को तब्दील किया जाए। सर, आपका नाम पहले बता दें। रविशंकर पाठक। सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की, मैंने ये सवाल किया, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे भाजपा सरकार काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ चीज़ें ख़राब है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है जो पावर गवर्नमेंट है उनका? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप, क्योंकि आप खुद एक वोटर हो, आप खुद यहाँ रहते हो, आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या स्थिति? लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पर बहुत बुरा स्थिति है। भाजपा आएगी तभी कुछ यहाँ उन्नयन होगा और कोई विकल्प नहीं है। ये दीदी कभी जीवन में चाहती नहीं है कि कोई काम आगे मुही बढ़े। जैसे देखिए बिहार में हम लोग का, यूपी में देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है। ये बंगाल में आने नहीं देना चाह रही है, गुंडा राज बना के रखी है। जहाँ देखिए वहाँ पुलिस वाहिनी है, उसी का है, गुंडा राज जितना है सब उसी के हाथ में है। वो कभी चाहती नहीं है कि माने हम अच्छा ये कोलकाता को हम लोग बढ़िया कर पाएँ। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले या शायद एक दिन पहले आईपैक का जो ऑफिस है वो बंद हो गया था, वो बंद हो गया है क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है। आईपैक ऑफिस पे ईडी का रेड गिरा और आईपैक बंद हो गया है। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आईपैक कहीं ना कहीं जो सारा टीएमसी का है वो सारा सब मैनेज करता है, और अभी आईपैक बंद हो जाना कहीं ना कहीं टीएमसी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव आयोग के हाथ में अभी प्रशासन है। आईपैक को अगर बंद किया गया है या उन्होंने खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप तो समझ ही रहे हैं क्यों बंद हो रहा है। जो बुरे लोग हैं उनकी तो बोरिया बिस्तर गोल होनी शुरू हो चुकी है। ये स्टार्टिंग है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और एक झालमुड़ी का कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। कल प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने झालमुड़ी खाया, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर आने वाले थे हेमंत सोरेन जी, पर उनको परमिशन नहीं मिला और प्राइम मिनिस्टर के वजह से उनको वो परमिशन नहीं मिला और वो कैंपेन नहीं कर पाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी, प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं अपना प्रोटोकॉल ब्रेक करके झालमुड़ी खाया, लोगों को भी खिलाया। उस पर आपका क्या कहना? देखिए, वो आम आदमी से मिलना चाहते हैं हमेशा, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अक्सर देखिएगा कहीं भी जाते हैं, वो आम आदमी को डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि एक आम आदमी क्या सोचता है, क्या समझता है। रही बात झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो देखिए उनका प्रोटोकॉल से किसी का आना नहीं जाना। आप पूरे इलेक्शन में एक भी ढंग का मुद्दा है, हम बंगाल के लिए क्या करेंगे, 15 साल से हैं, बंगाल के लिए मैं क्या करेंगे, कौन सा मुद्दा है नौजवानों के लिए, इंडस्ट्रियल, टाटा महाराज को भगा दिया गया, बड़े बड़े व्यवसायी खड़े हैं, आ नहीं सकते। बंगाल में क्या चीज़ नहीं है? पोर्ट है, सब कुछ है, फिर भी कोई व्यवसायी नहीं आ रहा। वाई? व्हाट्स द रीज़न? कट मनी। कट मनी पे उनसे एक प्रश्न पूछिए, कोई जवाब नहीं है। तो इधर उधर की बातें करेंगे। हम लोग का सीधा ध्यान है, फोकस है मछली के आँख में, बीजेपी को वोट देना है। अगर बंगाल को, हमारे और भी 3 प्रांत है, माने 3 महानगर हैं, अगर उनके बराबर आना है तो यहाँ के न्याय व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और लोगों का जो जागरूक है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मुझे आवश्यकता नहीं है शायद बताने की। बम बम बोल रहा बंगाल,
बीजेपी के ये चाहे जितनी मनगढ़ंत बातें कर ले, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, काम की बातें कुछ करने वाले नहीं है। बीजेपी के लोग वोट देंगे, बीजेपी जीत रही है। 4 तारीख को हम लोग उत्सव मनाएंगे, आप भी आइएगा। आपके पास भी आएंगे। आपका नाम बता। हमारा नाम राकेश हुआ, राकेश राव। मेरा सवाल आपसे रहेगा, एक मैनिफेस्टो वॉर कहीं ना कहीं भी चल रहा है। टीएमसी ने बताया कि हम 1500 देंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती। बीजेपी ने कहा हम यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे, हम 3000 रुपया देंगे। तो मैनिफेस्टो की बात करें दोनों पार्टियों की, आपका कौन सा मैनिफेस्टो आपके हिसाब से आप ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, और आपको लगता है कहीं ना कहीं हाँ ये मैनिफेस्टो मेरे लिए, क्योंकि मैं एक वोटर हूँ, मेरे लिए काम करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की कुर्सी पे लगभग 15 सालों से विराजमान हैं, ठीक है। और उन्होंने जो जब से कुर्सी पे बैठा है, एक परिवर्तन जो सीपीएम सरकार को हटा करके लाया गया था 2011 में, उस परिवर्तन में एक हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग खुद ही ममता बनर्जी के साथ में ही थे उस वक्त। और उसके पश्चात उन्होंने शुरू का 5 साल तो बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। लोग उनसे बहुत काफ़ी मतलब कि भरोसा किए थे, जो उस भरोसा पे खरी उतरी। आफ्टर 2015-16 के बाद में पश्चिम बंगाल में एक पता नहीं क्या हुआ, जो आगे जाने के बजाय पीछे की ओर आने लगा। आप देखेंगे यहाँ पर रोजगार में हम लोग पीछे आ रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट बोल के कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल में, या फिर स्कूल में देख लीजिए, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आजकल स्कूल जो हैं, कितने सारे स्कूल 8000 स्कूल में बंद करा दिया गया है, सरकार प्राइमरी स्कूल। और उसके बाद आप देख लीजिए अभी नौकरी के क्षेत्र में देख लीजिए 26,000 8 साल 9 साल नौकरी, 8 साल 9 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जॉब करने के बाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और लोगों के अंदर एक आक्रोश आ गया है, परिवर्तन का एक लहर आ गया है। जो लोग सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीट पर विराजमान रहेंगी, वो अब लोगों के अंदर से निकल चुका है। आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा टीएमसी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा प्रशंसा भी कर रहे थे, क्या बदला? क्योंकि आप खुद बता रहे कि हाँ हमने वो बदलाव, हमने वोट दिया, इसके वजह से वो बदलाव आया, सीपीएम से ममता बनर्जी का सरकार आया। पर आपके हिसाब से अब क्या गलत हो गया, या क्या खराब हो गया कि आप ये बोल रहे हो कि अभी बदलाव होना चाहिए, या नई सरकार आनी चाहिए, या भाजपा सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या सही नहीं बैठा आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ा बात तो यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो 15 साल हो गया तो परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात हो गया, आप आरजीकर जैसा मुद्दा, कस्बा जैसा मुद्दा, या पे आप देख लीजिए संदेश खाली, जो वर्ल्ड वाइड एक इतना बड़ा मुद्दा रहा, जिसके वजह में ममता दीदी ने कुछ भी नहीं एक्शन लिया। आरजीकर जैसा मुद्दा पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना, जहां वर्ल्ड वाइड एक आरजीकर जैसे एक डॉक्टर लड़की का रेप करके हत्या कर देना, पूरा बंगाल के जनता में उसके प्रति, ममता बनर्जी के प्रति अलग ही लेवल पे गुस्सा पहुंच गया था आदमी का, और अभी तक किसी प्रकार के एक्शन नहीं लेना। और सिंडिकेट राज में इस हिसाब से चल रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पार्किंग के लिए झमेला होता है, डाला लगाने के लिए झमेला करता है टीएमसी को वर्कर लोग। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये लोग स्क्वायर फीट, उनके टीएमसी के नेता मंत्री लोग स्क्वायर फीट में आ चुके हैं, बस उसी लेवल पे हैं बस। और जो टीएमसी के जो सिंडिकेट है, उन्हीं लोग बोल रहा है कि मुझे बस दीदी चाहिए, उसके अलावा आम पब्लिक से आप पास में जाइए, तो वो लोग बोल रहे हैं परिवर्तन चाहिए। अच्छा, मैं अगर एक एक करके, मैं पहले आपसे बात कर लेता हूँ। सर, आपका नाम बताएं। हरे कृष्णा सिंह। सर, मेरा भी सवाल आपसे पहला तो ये कि मुद्दे काफ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, करप्शन की बात करें, या औरतों की सुरक्षा की बात करें, कहीं ना कहीं सब यही बता रहे कि ये सब बहुत मेजर मुद्दे हैं, करप्शन भी है। आपके हिसाब से क्या ये मुद्दे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या चीज़ बंगाल में नहीं है? क्योंकि बंगाल भी एक समय कैपिटल था, बंगाल जीडीपी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था। क्या आपको लगता है क्या सही नहीं बैठा, क्या खराब हो गया कि बंगाल को अब आप लोगों के हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है? बंगाल में चीज़ें सही नहीं बैठ रही है, इंडस्ट्रीज जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, संदेश खाली हो गया या आरजीकर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर तो सर बहुत ख़राब है बंगाल का। यहाँ पर आदमी देखिए, हम लोग डेली ट्रेन में आना जाना करते हैं, आदमी बात करने से डर रहा है। एक आम आदमी ने बात करने से डर रहा है कि किस बोलेंगे, कौन सुन लेगा, क्या बोल देगा। दूसरा चीज़, इंडस्ट्रियल कैपिटल तो था ही पहले, आज के डेट में 80,000 से ज़्यादा फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। किसके कारण बंद पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर नहीं करेगी तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो यहाँ का लड़का बाहर जाएगा। आज भी देखिए, यहाँ पर आदमी 8,000, 10,000, 6,000 में काम करने को मजबूर है। क्यों मजबूर है? गवर्नमेंट के चलते। आज देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे, शिक्षा से लेकर कोई भी चीज़, आज हम लोग का भी मान लीजिए कोई अगर लेडीज़ कहीं बाहर रहता ना, जाने में डर लगता है वो चीज़ को।
यही सब मुद्दा है। तो इसीलिए आदमी सोच रहा है कि हाँ व्यवस्था चेंज करके देखते हैं, अगर चेंज 5 साल नहीं चलाएगी तो फिर चेंज करेंगे, उसमें क्या है। अब ऑप्शन तो अपने हाथ में है। मैं आप सबसे एक एक सवाल पूछूंगा औरतों की सुरक्षा के बारे में। अगर मैं आपसे शुरुआत करता हूं, मैं सबसे एक एक सवाल लूंगा। आपके हिसाब से, अगर, क्योंकि कलकत्ता एक टाइम पे सेफेस्ट प्लेस फॉर वीमेन बोला जाता था, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सुरक्षित शहर बोला जाता था, पर आरजी कर और साउथ कैलकाटा के बाद कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन बन गया है। अगर आपकी बेटी या बहन बाहर जाती है, क्या आप उनको जाने दोगे रात को 8 बजे के बाद, क्योंकि आपको एक डर है या आपको कहीं ना कहीं वो एक घबराहट है कि क्या पता वो सेफ हो या ना हो? देखिए ये चीज़ एक बात बोलेंगे कि ये चीज़ पहले यूपी में भी था, वहाँ लोग सुरक्षित नहीं थे, लेकिन सही गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ सब सुरक्षित हो गया। तो यहाँ भी एक चेंज आएगा और बीजेपी के आने के बाद हम आशा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। और एक बात अपने से हम बोलना चाहेंगे कि दीदी 1500 रुपया महिलाओं को देती थी, पहले 500 से शुरू की, आज 1500 दे रही हैं। लेकिन और एक तो देखिए कि स्कूल में जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो पहले जो एक किताब इशू होता था वो 1 साल चलता था, आज 6 महीना में चेंज हो जाता है। वो गार्जियन पे इधर से दे के या उधर से भार आपके ऊपर दोबारा थोप दिया जाता है। तो ये सब देखिए मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम सबसे बड़ा मुद्दा है। बात लोग कुछ बोलने से, कैमरा ऑन कैमरा बोलने से भी डरते हैं। कौन पॉलिटिशियन कौन कहाँ ले आके फंसा देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, तो आदमी खुल के बोलता भी नहीं है। ये गंदा पॉलिटिक्स का फल है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मैं सबसे एक एक अभी सवाल लूँगा, फिर मैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी जानना चाहूँगा। क्या औरतें बंगाल में सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। क्यों? यही टीएमसी का राज में कभी सुरक्षित नहीं होगा। जब तक बीजेपी का सरकार नहीं बनेगी यहाँ, तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा। और सर मेरा आपसे भी सेम सवाल है, क्योंकि विमेन सेफ्टी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और हम एज मेन ऑल्सो, हम पे भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपने बहन, दोस्त, बेटियों को सुरक्षित रखें। क्या आपके हिसाब से औरतें बंगाल में सुरक्षित है? अगर नहीं है, क्यों नहीं है और क्या करना चाहिए? हम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। और क्या, प्रशासन का अगर हाथ बांध दीजिएगा, प्रशासन करेगा क्या? मेन तो जिम्मेवारी होता है मिनिस्टर का, ऊपर जो बैठे हुए हैं। यही ममता बनर्जी जब पार्लियामेंट में थी तो घुसपैठिया के मुद्दा के लिए पेपर फाड़ के चली आई थी, और वही घुसपैठिया को दिन रात लड़ रही है कि नहीं वोटर होना चाहिए। तो कहाँ से लड़ने ठीक रहेगा? यही शाहजहाँ को 1 महीना छुपा के रखी, कोर्ट ऑर्डर दिया तो नेक्स्ट डे शाहजहाँ हाजिर हो गया, तो कहाँ से ठीक रहेगा? तो जब अब अपराधी को बचाइएगा तो माँ बहन को सोच रह ही नहीं सकती है, ठीक करना पड़ेगा उसको। आपसे भी मेरा सीन। देखिए सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू स्टेट। ये स्टेट इशू है और लॉ एंड ऑर्डर का एक इन्फोर्सर यूनिट जिसको बोलते हैं वो होता है पुलिस। आज का जो टीएमसी का सरकार में माहौल है, आपको 30% क्रिमिनल्स पुलिस के भेष में थाना में मिल जाएंगे। तो जो इन्फोर्सर है, अगर वही क्रिमिनल हो तो फिर लॉ इन्फोर्स होगा कैसे? और वुमेंस की सिक्योरिटी, वुमेंस की बारे में जब बात करते हैं, जब हमारा चीफ मिनिस्टर जो खुद भी एक वुमेंस है, वो कहती है कि आपको लड़कियों को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। तो एक पर्सन जो टॉप ऑफ द हेल्म है, सरकार के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है, वो जब ये मेंटेलिटी लेके बोलती है कि लड़कियों को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो वो खुद बता रही है कि हमारा बंगाल में औरतों को कितनी सुरक्षा मिल रही है। और दूसरी बात, जब एक मुख्यमंत्री ये बोलती है, कोई अगर कंप्लेन करता है कि मेरे साथ रेप हुआ, जब मुख्यमंत्री आगे बढ़ के बोलती है एटा सजानो गल्पो, तो आप सोच सकती हो कोई किस मेंटेलिटी से मुख्यमंत्री बात कर रही है। तो अगर हम बोले आज जो ये असुरक्षा का माहौल है लड़कियों के लिए में, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा कमेंट करती है जो मतलब कभी सब समाज के लिए सही नहीं बोला जा सकता। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ जहाँ हम अभी है चौरंगी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चीज़ें अभी बेहतर होनी चाहिए? क्योंकि आपको काफ़ी लोग, हम लाइव है, आप टीवी पे लाइव है, मैं चाहता हूँ जो हमारे दर्शक आपको टीवी में देख रहे हैं, आप उनको बताइए जो नेशनल, क्योंकि हम नेशनल खुद दिल्ली से है, उनको पता चले कि कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अभी ठीक नहीं है? अगर पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या कुछ भी बात करें, जो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो अभी ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे
गवर्नमेंट स्कूल हमारे एक इजरा स्ट्रीट में था, वो बंद हो गया। हमारे पुराने विधायक जो है लगभग वो भी 2014 से ही विधायक हैं यहाँ पर, और उनके हस्बैंड जो हैं वो यहाँ के एमपी भी हैं, उत्तर कलकत्ता के एमपी हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। और विधायिका जी नैना बंदोपाध्याय जी जो हैं वो लगभग 2014 बाई इलेक्शन से ही जीत रही हैं, लगातार 3 चुनाव जीत गई हैं। ये चौथी बार उनके लिए है, लेकिन वो कभी किसी वार्ड में नहीं जाती हैं, नहीं लोगों से मिलती हैं, ना इस वार्ड में लगभग 11 से 12 वार्ड है, 12 या 13 वार्ड है कि वो मिलती नहीं है लोगों से मिल नहीं पाते हैं, लोगों को ज़रूरत में नहीं खड़ी नज़र आती हैं। बस वो सिर्फ फीता काटने के लिए, रिबन काटने के लिए आती जाती हैं, उसके अलावा उनको लोगों से, जनता से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए। मेरा इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोकल प्रॉब्लम अगर बोला जाए तो लोकल प्रॉब्लम है नैना बंदोपाध्याय हमारी विधायिका। आम आदमी, चूंकि वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन कोई आम आदमी, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई आम आदमी अगर बोले कि मैं जाकर डायरेक्ट उनसे मिल सकता हूँ, तो ये मतलब किसी भी आप ये पूरे चौरंगी क्षेत्र में पूछ लीजिएगा कि वो आम आदमी से मिलती ही नहीं है। जब हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान ही नहीं है हमको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मेरा तो सबसे बड़ा मेरा जो लोकल प्रॉब्लम है कंस्टिट्यूंसी का वो है। और उसके बाद लोकल प्रॉब्लम का और भी कई सारे हैं, बहुत सारा गिना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है ना, आपका पार्किंग का प्रॉब्लम है बहुत सारा। ये जो है सेंट्रल कलकत्ता में काफ़ी VIP एरिया है, और यहाँ का पार्किंग का प्रॉब्लम में मतलब TMC स्पॉन्सर्ड जाल है। वो आप जगह जगह पे देखिएगा कि वो पार्किंग का उनके अपने लड़के को माध्यम से जो सिंडिकेट राज बोलते हैं, कट मनी सिंडिकेट राज, जो यहाँ का अभिशाप बन चुका है। ममता गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो अगर बोलिएगा अभिशाप है वो सिंडिकेट राज है। उस सिंडिकेट राज आज देखिएगा पूरा चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंडिकेट, आप कट मनी दिए हुए आप एक भी काम नहीं करवा सकते हैं। चाहे वो आप आपका अपना घर बनाना हो, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करना हो, तो आपको TMC के गुर्गों को पैसा दे के ही काम करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ थाना को भी पैसा देने पड़ेगा, तभी आप अपना घर का डेंटिंग पेंटिंग भी करवा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है ना, हमारे चौरंगी क्षेत्र में वहाँ पे एडुकेशन का मतलब स्तर बहुत ही खराब है। कोई अच्छा स्कूल और कॉलेज जो होना चाहिए, चूँकि यहाँ घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ अच्छा स्कूल और कॉलेज नहीं है। आप मेरे चौरंगी क्षेत्र में 62 नंबर वार्ड जिसको बोलते हैं, 62 नंबर वार्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम लोग हैं, लेकिन आप वहाँ जाके पानी की व्यवस्था देखिएगा, उसके पानी जो सप्लाई पानी होता है उसमें से कीड़ा आता है। वहाँ पे 2-3 स्कूल ऐसा है जो लोकल स्थानीय बच्चों के लिए होता, लेकिन तीनों स्कूल आज बंद पड़ा है। तो मतलब सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम का थोड़ा वो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। सो वी स्पोक to a couple of people, and there are many people who we couldn't connect because obviously there is a time crunch itself. Again, when you spoke to the people here of the constituency, you know what they said. There are many problems that they flagged off. If we talk about, the problem of water, the problem of roads, rather the problem of women's safety, the problem of, the fact that the parking issue is a major problem, law and order, corruption. So many such issues have been highlighted by the people. And yes, clearly we will be showing you more such reports where you get an understanding of what it looks like from ground zero, because yes, we are here, ground zero, reporting exclusively for NewsX. We will be going to the polling center also day after tomorrow to show you what the pulse says. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Ankush. Keep watching NewsX. अगर आप